सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्सिलिया युग्मोकोद्भिद प्रावस्था या गेमेटोफिटिक फेज जिसे हम कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मार्सिलिया के जो बीजाणु होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मार्सिलिया के जो बीजाणु होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। छोटे आकार के जो बीजाणु होते हैं उसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और जो बड़े आकार के जो बीजाणु होते हैं उसे हम मेगास्पोर कहते हैं। और आप ये भी जानते हो कि माइक्रोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो नर युग्मोकोद्भिद का निर्माण होता है, और जब मेगास्पोर का जर्मिनेशन होता है तो मादा युग्मोकोद्भिद या जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं उसका निर्माण होता है। ये जो स्थितियां पाई जाती है ये उन टेरिडोफाइटा के अंदर पाई जाती है जो कि विषम बीजाणु होते हैं, जैसे कि सिलिजिनेला और मार्सिलिया। अगर सम बीजाणु टेरिडोफाइटा है तो उसमें स्पोर जर्मिनेशन होकर एक प्रोथेलस का निर्माण करता है युग्मोकोद्भिद का, और उसी युग्मोकोद्भिद पर नर और मादा जननांग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मार्सिलिया के जो लघु बीजाणु हैं वो अंकुरित होकर जब मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मोकोद्भिद जिसे हम कहते हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार लघु बीजाणु की संरचना होती है, और किस प्रकार से विभाजन से वो एंथ्रीडियम या जिसे हम कहते हैं कि अल्टीमेटली जो लास्ट में गैमेट के रूप में कार्य करेगा, एक हैप्लॉइड सेल के रूप में कार्य करेगा जिसे हम एंथेरोजॉइड या पुंगड़ू कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हमने टाइटल लिया है सबसे पहले माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइटा, लघु बीजाणु और नर युग्मोकोद्भिद का विकास। लघु बीजाणु जो होते हैं बहुत ही छोटे आकार की संरचना होती है, और अगर इनका व्यास देखें तो आप ये देख सकते हैं कि 0.060 से 0.075 मिलीमीटर, यानी बहुत ही लघु आकार के ये बीजाणु होते हैं। एक इसमें अगुणित केंद्रक भी होता है, स्टार्च कणिकाएं भी पाई जाती है। आगे हम डायग्राम में भी इसको देखेंगे। इसकी जो भित्ति होती है वो एक्साइन और इंटाइन, बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति कहते हैं। कभी कभी इसके बाहर एक और भित्ति भी पाई जा सकती है जिसे हम पेरिस्पोर कहते हैं, लेकिन सामान्यतः ये दो भित्ति से घिरा हुआ एक हैप्लॉइड सेल है। स्पोर का जो जर्मिनेशन होगा वो कब होगा, जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आते ही तुरंत अपन ये कह सकते हैं कि जो बीजाणु है उसमें जर्मिनेशन या जिसे हम अंकुरण कहते हैं वो प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बीजाणु होगा उसमें अंकुरण से या विभाजन होगा, और उस विभाजन से एक उभयोतल या जिसे हम बाइकॉन्वेक्स सेल कहते हैं, अब यहाँ लिख रखा है प्रथम विभाजन से एक छोटी कोशिका, ये बाइकॉन्वेक्स संरचना होती है जिसे हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं, उसका निर्माण होता है, और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम एपिकल सेल कहते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि बीजाणु के अंदर किस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, ये स्पोर को दिखा रखा है डायग्राम ए में, अलग अलग प्रकार की दोनों भित्तियों को भी दिखा रखा है, एक्साइन और इंटाइन को दिखा रखा है, स्टार्च कणिकाओं को दिखा रखा है। अब ये देखें कि प्रथम विभाजन हुआ तो प्रथम विभाजन से एक छोटी कोशिका बनी जिसे हमने प्रोथेलियल सेल का, और एक बड़ी कोशिका का निर्माण हुआ जिसे हमने एपिकल सेल का। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी भी स्पीसीज मार्सिलिया की हो सकती है जिसमें प्रोथेलियल कोशिकाएं 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सामान्यतः प्रोथेलियल कोशिका कितनी बनी है, 1 बनेगी। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं वापिस, प्रत्येक एपिकल सेल जो बड़े आकार की है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 एंथ्रीडियल इनिशियल कोशिकाएं बनती है जिसे हम पूंधानी प्रारंभिक कोशिकाएं कहती है, और प्रत्येक पूंधानी प्रारंभिक कोशिका एक एंथ्रीडियम का निर्माण करेगी। कैसे करेगी वापस अपन डायग्राम में देखते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो 2 कोशिकाएं जिसे हमने एंथ्रीडियल सेल कहा, इसका निर्माण कैसे हुआ, पूंधानी प्रारंभिक कोशिकाएं, और ये प्रत्येक पूंधानी प्रारंभिक कोशिका किसका निर्माण करेगी, एंथ्रीडियम या पूंधानी का निर्माण करेगी। आगे इसमें इन दोनों कोशिकाओं में किस प्रकार से विभाजन होता है इसको हम वापस देखते हैं। अब देखें, प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल में पुनरावर्ती यानी रिपीटेटिव विभाजन द्वारा 3 बाहर की तरफ जैकेट कोशिकाएं जिसे हम आवरण कोशिकाएं कहते हैं, और एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है, और यही प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो होती है अनेक विभाजनों से 16 कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, और जिसे एंथेरोजॉइड मदर सेल या एंड्रोसाइट सेल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 कोशिकाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनी थी, इनमें प्रत्येक कोशिका में परिणतिक विभाजन हुआ तो बाहर की तरफ जो जैकेट कोशिकाएं बनती है, इस डायग्राम में आपको 3 नहीं दिखाई देगी लेकिन इनकी संख्या 3 होती है, और अंदर की तरफ जो एक कोशिकाएं बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल या एंथेरोजॉइड मदर सेल भी आप इसको
प्राइमरी एंड्रोगोनिल सेल कहेंगे। और ये प्राइमरी एंड्रोगोनिल सेल अनेक विभाजनों द्वारा 16 कोशिकाओं के 2 समूह बनाते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ इसमें देख सकते हैं कि आपको ये एंड्रोसाइट सेल दिखाई दे रही है, या इसे हम एंथ्रोजॉइड मदर सेल भी कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। तो ये टोटल संख्या कितनी कोशिकाएं कितनी बन जाएगी आपकी 16। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 16 कोशिकाएं हैं अल्टीमेटली किससे बनी, जो एंथ्रीडियल सेल आपके पास जो 2 थी, तो कुल मिला के जो प्रोथेलियल कोशिका है उसका एंथ्रोजॉइड के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। अब इन एंड्रोसाइट सेल को और अपन देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि और इनमें विभाजन हुए और कुल कोशिकाएं कितनी बन गई, लगभग 16 के करीब। अब आप देखें इसी अवस्था में जैकेट सेल विघटित हो जाती है। जैकेट सेल की संख्या कितनी थी, आप देख सकते हैं 3 थी। तो जैकेट सेल विघटित होगी, जिसके कारण एंथ्रोजॉइड मदर सेल, या जिसे हम एंड्रोसाइट भी कह सकते हैं, कि दोनों समूह में कितनी कोशिकाएं थी, 16 नर युग्मोकोद्भिद के कोशिका द्रव्य में एक साथ देखे जा सकते हैं। अब प्रत्येक एंथ्रोजॉइड मदर सेल स्पाइरली यानी सर्पिलाकार रूप से कुंडलित होकर एक मल्टीफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड का निर्माण करती है, चित्रानुसार, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। मल्टीफ्लेजिलेट आप ये देख सकते हैं कि टोटल कोशिकाएं कितनी है, 16। प्रत्येक कोशिका रूपांतरित हो रही है। अच्छा, इसी समय जैकेट सेल है वो विघटित हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको जैकेट सेल दिखाई दे रही है और यहाँ पे जैकेट सेल आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब जैकेट सेल विघटित हो गई और पुमणु हैं वो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुमणु किससे बना, एंथ्रोजॉइड मदर सेल से या एंड्रोसाइट कोशिकाओं से। और विशेषता इसकी कैसी है, लार्ज करके भी अपन इसको देखें तो कश्यपिकाएँ कितनी हैं, 1 से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो नर युग्मोकोद्भिद है, मेल गैमिट जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसा है, स्पाइरल मल्टीफ्लेजिलेट। सो द मेल गैमिटोफाइटा ऑफ मार्सिलिया इज टोटली एंडोस्पोरिक। ये सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्थात इसका जो विकास हुआ वो लघु बीजाणु की भित्ति के अंदर हुआ, जबकि सामान्य प्रावस्थाओं में क्या होगा कि लघु बीजाणु अंकुरित होता है, एक युग्मोकोद्भिद या प्रोथेलस का निर्माण करता है, और प्रोथेलस के ऊपर कोई इनिशियल सेल के रूप में कार्य करेगी और उससे एंथ्रीडियम और एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सारा का सारा मेल गैमिट जो है उसका निर्माण मार्सिलिया की जो भित्ति है उसके अंदर हुआ। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे हम एंडोस्पोरिक या अंतबीजाणु कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे एंथ्रोजॉइड या पुमणु परिपक्व हुआ उस समय गैमिटोफाइट यानी माइक्रोस्पोर की भित्ति टूट जाती है। यहाँ गैमिटोफाइट अपन किसको कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर को कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि सारा जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर के अंदर हो रहा है, इसी वजह से हम इसको एंडोस्पोरिक कहते हैं। पुमणु जल में मुक्त हो जाते हैं। युग्मोकोद्भिद के विकास एवं पुमणुओं के विमोचन की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। जैसे ही परिपक्व हो जाएंगे तुरंत जो मल्टीफ्लेजिलेट है वो विमुक्त हो जाएंगे, और अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 12 घंटे से कम समय में ही इनका जो विमोचन है वो हो जाएगा। अब जो हम दूसरा जो टाइटल जो ले रहे हैं, ये तो हमने देखा कि जो मेल गैमिटोफाइट है उसका निर्माण कैसे हुआ। अब दूसरा जो हम ये लेंगे, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको डायग्राम द्वारा ही समझने का हम प्रयास करेंगे। फीमेल गैमिटोफाइट जिसे हम मादा युग्मोकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मोकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो गुरु बीजाणु होता है वो अंडाकार जैसा आपको दिखाई देगा, या दीर्घवृत्तीय संरचना आप देख सकते हैं, काफ़ी लार्ज साइज में आपको दिखाई दे रहा है, और आप इसे बिना किसी उपकरण की सहायता से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो कि बिल्कुल छोटे आकार का था, जो मेगा स्पोर है वो बड़े आकार का है। इसके अंदर भी आप इसकी भित्तियों को देख सकते हैं, 3 भित्तियाँ आपको ऊपर इसके ऊपर दिखाई दे रही है। स्टार्च ग्रेन, जो स्टार्च की जो कणिका हैं वो भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे इसका अंकुरण प्रारंभ हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है, वो कैसा हो जाएगा, पेपिलामय। पेपिलामय का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा एक भाग ऊपर की तरफ, आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना में ये निर्मित हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं पेपिलामय। अब जो इसका केंद्रक है वो पेपिलामय जो पार्ट है उसमें स्थानांतरित हो गया। आप ये देख सकते हैं ये भी हैप्लॉइड संरचना है, अगुणित है। तो न्यूक्लियस है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे केंद्रक है वो स्थापित हो गया। अब इसमें विभाजन होता है, एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाएगा और 2 कोशिकाएं बन गई। कौन कौन सी कोशिकाएं बन गई, आप ये देख सकते हैं, एक कोशिका छोटी जिसको हम एपिकल सेल कहेंगे, और एक बड़ी कोशिका जिसे हम प्रोथेलियल कोशिका है या न्यूट्रिटिव सेल कहते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि जब हमने मेल गैमिटोफाइटा के अंदर देखा था तो सारा का सारा डेवलपमेंट किससे हुआ था, बड़ी कोशिका थी एपिकल सेल, उससे हुआ था। यहाँ पे जो सेल है वो एपिकल सेल है, वो छोटी है। तो बड़े आकार की कोशिका जो प्रोथेलियल है, न्यूट्रिटिव सेल है, ये आगे स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के विकास के अंदर कोई भूमिका नहीं देगी, ये सिर्फ पोषण का कार्य करती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये बंदी होती है और विकासशील जो स्त्री युग्मोकोद्भिद होगा उसको न्यूट्रिशन का काम करेगी। अब जो छोटी कोशिका है वो स्त्री युग्मोकोद्भिद बनाएगी, आप ये देख सकते हैं स्मॉल, और यही जो छोटी कोशिका है इसके अंदर आगे विभाजन होता है।
अब क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर 3 उदग्र विभाजन इस प्रकार से होते हैं और एक दूसरे की भित्तियां वो इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद जिसको हम बोलते हैं। और इन विभाजनों से एक अक्षीय कोशिका का निर्माण होता है जो कि बाहरी कोशिकाओं से घिरी रहती है, और इसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल। आप ये देख सकते हैं, ये आप दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद चारों तरफ जो है ये भित्तियों से घिरी रहती है। अब ये जो आर्किगोनियल इनिशियल जो सेल है उसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी परिणतिक विभाजन होता है तो कोशिकाओं के अपन कह सकते हैं कि 2 स्तर बनेंगे। तो 2 स्तरों में से जो सबसे बाहर की तरफ जो कोशिका होगी उसे हम प्राइमरी कवर सेल कहते हैं, और अंदर की तरफ जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल कहेंगे। डायग्राम में इसको दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, या अपन मैच्योर डायग्राम में जाएंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो सेल है, इनिशियल सेल से 2 कोशिकाएं बन जाएगी, एक तो कवर सेल और एक बन जाएगी सेंट्रल सेल। जैसा कि इससे पहले वाले जो हमने टेरिडोफाइटा पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक जो आवरण कोशिका या कवर कोशिका जब स्त्रीधानी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाहर की तरफ जो भित्ति होती है उसका निर्माण करेगी। तो इस एक सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि कवर सेल जो बाहर की तरफ है वो विभिन्न विभाजनों द्वारा विभाजित होकर, ये आप देख सकते हैं कि परिपक्व स्त्रीधानी के चारों तरफ आप ये देख सकते हैं कि जो नेक है या जो भित्ति है इसका निर्माण की। तो नेक में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 4-4 कोशिकाएं होती हैं, टोटल मिला के 8 कोशिकाओं की एक नेक होती है जो इसमें आपको दिखाई देगी। अब आपके पास एक कोशिका जो रहेगी जिसको हमने सेंट्रल सेल कहा था, केंद्रीय कोशिकाएं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सेंट्रल सेल है, और ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं ये किससे डेराइव, इनकी व्युत्पत्ति किससे हुई है, इनकी व्युत्पत्ति कवर सेल से हुई है। तो इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। अब आप जब देखेंगे कि जो सेंट्रल सेल है वो विभिन्न विभाजनों द्वारा विभाजित होकर एक्स कोशिका का निर्माण करती है, वेंट्र कैनाल सेल का निर्माण करती है और नेक कैनाल सेल का निर्माण करेगी। और तीनों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी, 1, 1 और 1। तो परिपक्व जो स्त्रीधानी है उसकी हम अगर संरचना को देखना चाहें तो स्त्रीधानी में 4-4 कोशिकाओं के 2 टीरों में नेक स्थित होती है, एक नेक कैनाल सेल होगी और एक आपके पास कौन सी होगी, एग कोशिका जिसको हम बोलते हैं, अंड कोशिका, मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन में भूमिका निभाने वाली। तो ये परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना आपको इसमें दिखाई देती है। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल बीजाणु जो है मेगास्पोर उसी के अंतर्गत हुआ है। तो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है मेल और फीमेल गैमेटोफाइटा का मार्सिलिया में अन्य टेरिडोफाइटा से थोड़ा सा अलग है। अब जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो परिपक्व हो जाएंगे, यानी एग और मल्टीफ्लेजेलेट जिसे हम पुमणु कहते हैं, एंथेरोजॉइड, जैसे ही वो रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन के समय जो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल अपघटित होकर एक श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण करती है, एक रसायन का निर्माण करती है। और कीमोटैक्टिक प्रक्रिया, जिसमें मतलब रसायन से अगर कोई पुमणु स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होता है तो उसे हम कीमोटैक्टिक कहते हैं। रसायन अनुचलनी प्रक्रिया द्वारा पुमणु स्त्रीधानी की ओर आएंगे। इनमें से एक पुमणु अंड से संयोजित हो जाता है और बाकी स्त्रीधानी के चारों ओर जिलेटिनी आवरण से चिपक जाते हैं। और जब पुमणु और एग का संयोजन होगा तो आपके पास द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये सारी संरचना कहाँ है, आर्किगोनियम या स्त्रीधानी के जो वेंट्र वाला जो पोर्शन है उसके अंतर्गत, उसके अंदर जाइगोट का निर्माण होगा। अब क्या होगा कि जाइगोट विभाजित होगा तो इसमें जो युग्मनज जो डाइगोट बना है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्पोरोफाइट जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है उसकी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगा। विकास भी इसका बहुत तेज़ी से होता है। लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन में एक शिशु बीजाणुद्भिद है या स्पोरोफाइट है वो विकसित हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि ये जो जाइगोट द्विगुणित दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले एक उदग्र भित्ति द्वारा विभाजन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये उदग्र भित्ति द्वारा, तो आपके पास 2 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हुआ, 2 सेल्ड एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं। और फिर इसमें एक और विभाजन होता है, दूसरा विभाजन इसके समकोण पर हो जाएगा तो आपके पास जो भ्रूण बन जाएगा वो 4 कोशिकीय बन जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो बन गया आपके पास इस प्रकार से, ये 4 कोशिकीय भ्रूण बन गया। अब आपके पास जो 4 कोशिकाएं हैं इसमें ऊपरी दो जो कोशिकाएं होंगी वो लीफ और रूट का निर्माण करती है, और नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती है वो फूट और स्टेम का निर्माण करेगी। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि जो भी स्पोरोफाइटा बनेगा उसमें वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ती, वो भी विभेजित होते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही भ्रूण का विकास होगा उसके साथ साथ जो वेंट्र की कोशिकाएं हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाती है और एक आवरण का निर्माण करती है, जो कि अपन ये कह सकते हैं कि जो शिशु बीजाणुद्भिद के चारों ओर आवरण बनाता है, उस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं,
कैलिप्ट्रा। ये आप देख सकते हैं ये कैलिप्ट्रा। तो कुल मिला के जैसे ही जो एम्ब्रियो विकसित हो रहा है उसके चारों तरफ कैलिप्ट्रा का निर्माण हो गया। प्रारंभिक अवस्था में तो ये पूरा का पूरा भ्रूण को घेरे हुए रखेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरेशन या परिपक्वन का टाइम होता है तो कुछ समय बाद जो कैलिप्ट्रा है वो विलुप्त हो जाएगा, और विलुप्त होने के बाद जो बीजाणुविद है वो एक्सपोज हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी इनिशियल कोशिकाएं हैं वो परिपक्व भ्रूण, परिपक्व जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुविद है, उसमें विभेदित हो जाता है। तो ये 3 या 4 लाइनें आप इसमें भी बता सकते हो, यहाँ तक की स्टेज बना सकते हो 1 2 3। उसके बाद इन डायग्राम को दिखाओ कि इसमें किस प्रकार से अविभेदित भ्रूण है वो विभेदित हो रहा है, डिफ्रेंशिएटेड हो रहा है, और अल्टीमेटली इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा, और ये मैच्योर होकर युग्मों को स्पोरोफाइट में विभेदित हो जाएगी, जो कि राइजोम भूमिगत और पीटियोल जो उसके पार्ट है या रूट उसमें विभेदित हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर फर्टिलाइजेशन और भ्रूण का जो विकास है उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।